नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू जगदाले गावड़े। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट बेसिक बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम या नर्सिंग से रिलेटेड जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उनमें माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से कौन से एमसीक्यूज़ ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम इन एमसीक्यूज़ को डिस्कस भी करेंगे और मैं यहाँ पर आपसे चाहती हूँ कि आप अपने इस पोर्शन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालें। नेक्स्ट सेशन में हम उन्हें डील करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम एमसीक्यूज़ शुरू करें, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना चाहेंगे जिनमें से सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कैटेगरीज़ बनाई हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ये 3 कैटेगरीज़ हैं: हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा पैथोजन एंड डिसीजेस, एंड थर्ड कैटेगरी इज़ इम्यूनोलॉजी। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे, माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीव जो हमें नेकेड आइज से दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पर सूक्ष्म जीव की जो है बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। अगर हम पर्टिकुलरली बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया का साइज़ माइक्रोमीटर्स में मेजर किया जाता है, और माइक्रोमीटर का मतलब होता है, अगर हम इसे मीटर से कंपेयर करें तो 10 की पावर -6, दैट इज़ 1 माइक्रोमीटर इज़ इक्विवेलेंट टू 10 टू द पावर -6 मीटर्स। और वायरसेस का साइज़ हम एंगस्ट्रॉम यानी 10 की पावर -10 में मेजर करते हैं। और वायरसेस को देखने के लिए हम साधारण लाइट माइक्रोस्कोप का उपयोग भी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। वायरसेस इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों या प्लांट सेल या एनिमल सेल, ये 2 तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक यानी कि पुराने एंशिएंट टाइप की सेल्स, जितनी भी बैक्टीरियल सेल्स हैं उन सबको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ये वेल डेवलप्ड नहीं होती, इनमें कोई भी सेल्यूलर ऑर्गेनेली पाया नहीं जाता। वहीं यूकैरियोटिक सेल, या जिसे हम ट्रू न्यूक्लियस सेल भी कहते हैं, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल, ये सब यूकैरियोटिक सेल हैं। ठीक, तो ये ब्रीफ डिस्कशन था अबाउट सेल्स। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की, और यहाँ से कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, 1632 से 1723 के बीच, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से। फर्दर बहुत सारे साइंटिस्ट जो एमिनेंट साइंटिस्ट हैं और उनकी महत्वपूर्ण डिस्कवरीज़ की वजह से ही माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित हो पाया। तो उनके बारे में एक एक करके हम जानेंगे एमसीक्यूज़ के साथ साथ। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है, हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसके 4 ऑप्शंस हैं: लुई पास्चर, रॉबर्ट कोक, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, लैंस स्टेनर। ये चारों ही जो वैज्ञानिक हैं, इसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, इनकी बहुत महत्वपूर्ण डिस्कवरीज थी, लेकिन कई जगह पर आपको ये लिखा मिलेगा कि लुई पास्चर इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पर मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बिकॉज वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को ऑब्जर्व किया और उसे रिपोर्ट किया था टू द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। मतलब अपने ऑब्जर्वेशन का उन्होंने ड्राइंग बनाया और उस ड्राइंग को उन्होंने एक लेटर के रूप में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को भेजा, और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने कहा था लिटिल एनिमलक्यूल्स।
तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज़ एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। अगर आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, यानी माइक्रोबायोलॉजी को फर्दर एस्टैब्लिश करने में जो आज हम जो जितना ज्ञान प्राप्त कर पाए हैं सब्जेक्ट में, उसमें बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है लुई पास्चर का। तो जहाँ पर अगर पूछा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, सो दैट इज़ लुई पास्चर। Then second question is who developed the pure culture technique? अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खोज हो गई थी, नए नए टेक्निक्स आ रही थी, इनके बारे में और स्टडी किया जा रहा था, कई जगह कई देशों में एक साथ कई खोजें हो रही थी। तो अब ये ज़रूरत महसूस हुई कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए हमें एक एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाने की ज़रूरत है लेबोरेटरी कंडीशन। तो अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे आइसोलेट किया जाए और ग्रो किया जाए, तो उसके लिए रॉबर्ट कोक ने अपना प्योर कल्चर टेक्निक दिया था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोक, रोनाल्ड रॉस एंड एलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फ्लेमिंग। तो हमारा सही आंसर है प्योर कल्चर टेक्निक दिया था रॉबर्ट कोक ने। रॉबर्ट कोक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। इनका जो मेन एरिया ऑफ स्टडी था वो बैक्टीरियोलॉजी था। इनकी ज़्यादातर खोजें बैक्टीरिया के ऊपर हुई है, और इसमें आपको एक खास 2-3 क्वेश्चन और इससे जुड़ जाते हैं रॉबर्ट कोक से ही। तो रॉबर्ट कोक को श्रेय जाता है जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ देने के लिए, यानी रिलेशन बिटवीन द जर्म एंड द डिसीज़। इसके लिए उन्होंने अपने फेमस कोक पोस्टुलेट्स दिए थे, जो ये प्रूव करते थे कि किसी एक पर्टिकुलर डिसीज़ के सारे केसेस जितने भी, यानी जितने भी लोगों को एक ही डिसीज़ है, उन सभी में उसका कॉजेटिव एजेंट यानी कि पैथोजन एक ही होगा। ये एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूव किया था। प्योर कल्चर या बैक्टीरिया को कल्चर कैसे किया जाए लैब में, उसको आइसोलेट कैसे किया जाए, कल्चर मीडिया बनाने का श्रेय भी रॉबर्ट कोक को ही जाता है। तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर इसी से रिलेटेड बन जाते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। तो दोस्तों, जैसे जो थर्ड कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, पैथोजन एंड डिसीज़। तो आप 3 कैटेगरीज बनाइए, बैक्टीरियल पैथोजन, वायरल पैथोजन एंड फंगल पैथोजेंस। जो फेमस डिसीजेज जो आपको याद आती हैं, जैसे अगर बैक्टीरिया की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस है, टाइफॉइड है, कॉलरा है, इनके डिसीज़ के नाम लिखिए और उनके कॉजेटिव एजेंट्स के। फिर वायरल डिसीजेस जैसे आप जानते ही हैं, डेंगू है, एंसेफेलाइटिस है, इन्फ्लुएंजा है, आपका HIV है, हेपेटाइटिस है, और इनके कॉजेटिव एजेंट्स, और ऐसे ही फंगल डिसीजेस के बारे में। तो यहाँ पर जैसे स्पेशली बोला गया है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ऑप्शंस हैं आपके वेरिसेला जोस्टर वायरस, टॉक्सोप्लाज्मा, साइटोमेगालोवायरस एंड एप्स्टीन बार वायरस, जिसको EBV भी कहा जाता है। सो आंसर इज एप्स्टीन बार वायरस, जो हर्पीस वायरस फैमिली का मेंबर है, और ये सबसे कॉमन वायरस है जो ह्यूमंस में पाया जाता है और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कॉज करता है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ भी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एसिड फास्ट बैसिलस विच इज़ पैथोजेनिक। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, पहली चीज़ है एसिड फास्ट बैसिलस और दूसरी चीज़ है पैथोजेनिक। तो एसिड फास्ट, अच्छा चलिए पहले ऑप्शंस देख लीजिए क्या क्या दे रहे हैं। A is Bacillus pertussis, B is Salmonella typhi, C is Mycobacterium leprae and D is Corynebacterium diphtheria। देखिए अब आप खुद ही गैस कर सकते हैं कि इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। द राइट ऑप्शन इज Mycobacterium leprae। क्यों? क्योंकि A ऑप्शन Bacillus pertussis causes pertussis, काली खांसी जिसको हम हिंदी में कहते हैं। B Salmonella typhi, नाम से ही पता चल रहा है टाइफॉइड। डी कॉरेनेबैक्टीरियम डिफ्थीरी, जो DPT का टीका भी बच्चों को लगाया जाता है, आपको मालूम होगा, तो नाम से ही पता लग रहा है कॉजेज डिफ्थीरिया। बचा क्या? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अच्छा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या है? एसिड फास्ट बैसिलस, यानी कि इसे हम एसिड फास्ट स्टेनिंग, एक स्टेनिंग टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज़, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी है डिसीज़ कॉजिंग TB, इसको भी हम आइडेंटिफाई
करते हैं। सो माइकोबैक्टीरियम लेप्री आप याद रखेंगे, एसिड फास्ट बैसिलस जहाँ भी पूछा जाता है तो या तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है या फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री कॉजेज लेप्रोसी, जिसे हैंसन्स डिसीज़ भी कहा जाता है। ज़्यादातर ये डिसीज़ ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में देखी जाती है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री की अगर हम ग्राम स्टेनिंग करें तो ये ग्राम पॉजिटिव रिएक्शन देता है। ये एक इंट्रासेलुलर प्लियोमॉर्फिक पैथोजन है। इंट्रासेलुलर मीन्स इट इज़ फाउंड इनसाइड द सेल। ठीक है, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन, द बेस्ट एंड द सेफेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। देखिए, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ है। आपको प्रैक्टिकली ये जो मेथड्स हैं आपको यूज़ करनी है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं इसमें? इमर्शन इन केमिकल जर्मीसाइड, बी बॉइलिंग फॉर 30 मिनट्स, सी इज़ फ्लेमिंग, डी इज़ ऑटोक्लेविंग। तो द आंसर इज़ ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग इज़ द बेस्ट एंड द सेफेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन मतलब क्या? थ्योरेटिकली 100% किलिंग ऑफ ऑल वायबल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी सूक्ष्म जीवों के जितने भी जीवित फॉर्म्स हैं। अब जीवित फॉर्म्स में क्या आ जाएगा? सेल्स प्लस स्पोर्स, बिकॉज स्पोर्स को किल करना सबसे मुश्किल काम है और ऑटोक्लेविंग में ये होता है। ऑटोक्लेविंग को हम स्टीम अंडर प्रेशर या स्टीम स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। तो स्टीम को हम यहाँ पे प्रेशराइज करते हैं, जैसे कि आप ऑटोक्लेव आपने देखा होगा, ऑटोक्लेव को मॉडर्न कुकर भी कहते हैं। तो प्रेशर से क्या होता है? ऑटोमेटिकली टेम्परेचर राइज होता है और यहाँ पर 121 डिग्री सेंटीग्रेड अबाउट 15 से 20 मिनट रखने पर सभी तरह के स्पोर्स और सेल्स किल हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन की बात आई है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफली मैं वैक्सीनेशन के बारे में बता दूँ। तो वैक्सीनेशन या टीकाकरण, वैक्सीन मतलब टीका, तो टीका जो है आपने अभी कोरोना टाइम में टीके का और वैक्सीन का इम्पोर्टेंस देख ही लिया होगा। तो फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीनेशन का जो श्रेय है वो एडवर्ड जेनर को जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और प्रिपेयर हो गया। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए सबसे पहले वैक्सीनेशन का उपयोग किया था और जिसकी सहायता से उन्होंने इंग्लैंड से 18वीं सदी में स्मॉल पॉक्स को पूरी तरह से इरेडिकेट किया। हालांकि इसका जो प्रिंसिपल है और ये किस तरह से आपको इम्यूनिटी प्रदान करता है अलग अलग डिसीजेस से, इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी लुई पास्चर ने की थी और उन्होंने रेबीज़ वैक्सीन बनाया था सबसे पहले। नाउ क्वेश्चन इज टैब TAB वैक्सीनेशन प्रिवेंट्स। ऑप्शंस आर cholera, typhoid, meningitis, influenza. So correct answer is typhoid. Typhoid, paratyphoid A and B vaccine. TAB is नाम से याद रखेंगे, टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड A and B। ये एक मल्टीवैलेंट वैक्सीन है। जो पहले जो वैक्सीन टाइफॉइड के लिए लगाया जाता था वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं था। अब जो टैब वैक्सीन लगाया जाता है ये पूरी तरह से सक्षम है, बहुत इफ़ेक्टिव है टाइफॉइड से बचाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कीमोथेरेपी वॉज प्रपोज्ड बाय पॉल अर्लिक, A, B, जोसेफ लिस्टर, C, मैकनिकॉफ, D, none. So the answer is Paul Ehrlich. Paul Ehrlich is also known as father of chemotherapy. Paul Ehrlich जो हैं वो जनक हैं कीमोथेरेपी। कीमो मीन्स केमिकल एंड थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट, यानी केमिकल की सहायता से जो पैथोजन है उसको किल करना। तो सबसे पहले पॉल अर्लिक ने सिफिलिस के लिए, सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है और इसका कॉजेटिव एजेंट है ट्रैपोनेमा पैलिडम। ना यहाँ पर 3 कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। ट्रैपोनेमा पैलिडम एक स्पाइरल बैक्टीरिया है, कई लोग इसे प्रोटोजोआ समझ लेते हैं, लेकिन ये एक स्पाइरोकीट है और बैक्टीरिया है।
कौन सी डिसीज़ कॉज करता है? सिफिलिस कॉज करता है। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जिसके लिए सबसे पहले एक ड्रग बनाई थी पॉल अर्लिक ने, दैट इज़ ड्रग का नाम था साल्वारसन। ये एक आर्सेनिक कंपाउंड था जो कि बहुत इफ़ेक्टिव था ट्रेपोनेमा को किल करने के लिए, इसलिए पॉल अर्लिक को फादर ऑफ कीमोथेरेपी भी कहा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज टू बी गिवन टू अ बेबी। हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट डोज कब लगाया जाता है? ऑप्शन ए 6 वीक्स, 10 वीक्स, एट बर्थ और एट 8 वीक्स। द करेक्ट आंसर इज एट बर्थ. Administering the first dose of hepatitis B vaccine soon after birth minimizes the risk of infection. क्योंकि कई बार जो मदर है जो डिलीवर कर रही है बेबी को, उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है और उसके थ्रू जो न्यू बॉर्न है उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और जैसे ही वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है तो बहुत जल्दी हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में उसको हेपेटाइटिस बी कैच करने के चांसेस होते हैं, इसलिए एट बर्थ हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन किया जाता है। सो इट एक्चुअली प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन इन इन्फेंट्स, जो कि हो सकता है ऐसे मदर से बर्थ हुआ उनका जिनके ब्लड में वायरस प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वाइन फीवर 2009 का कॉजेटिव एजेंट। ऑप्शंस आर कोरोना वायरस, रोटा वायरस, H1N1 वायरस और रिट्रो वायरस। तो करेक्ट ऑप्शन इज H1N1 वायरस। ठीक है, तो स्वाइन फीवर ये एक प्रकार का फ्लू है जो स्वाइन यानी कि पिग्स से फैलता है। इसका कॉजेटिव एजेंट देखिए 1 और 2 H और M जो हैं ये एंटीजेंस हैं वायरस की सरफेस पर, और ये कितने प्रकार के हैं ये जो है H1N1 हो सकता है, ये H1N2 हो सकता है, H2N1, H3N1, H3N2, H2N3, ये सारे जो हैं ये स्वाइन फ्लू वायरसेस हैं या इसके सब टाइप्स हैं, है ना, या इन्फ्लुएंजा ए के सब टाइप्स हैं जो स्वाइन फ्लू फीवर कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड मीडियम ऑफ वजाइना इज मेंटेन्ड बाय। ऑप्शंस आर डोडलिन्स बेसिलाई या जिसको लैक्टोबैसिलाई भी कहा जाता है, दोनों नाम से पूछा जा सकता है, स्टेफाइलोकोकाई, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस एंड डी इज ई कोलाई। सो देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी पर या बॉडी के अंदर एक नॉर्मल फ्लोरा होता है। नॉर्मल फ्लोरा जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल फ्लोरा मीन्स नॉर्मली जो बैक्टीरिया हमारे साथ रहते हैं और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, जबकि हमारी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारे जेनाइटल्स में भी कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी, सी और डी को देखेंगे तो स्टेफाइलोकोकाई, ट्राइकोमोनास एंड ई कोलाई ये तीनों ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजेंस हैं, जबकि लैक्टोबैसिलाई इज़ द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द वजाइना। ये कैसा बैक्टीरिया है? ये एक फैकल्टेटिव एनारोब या माइक्रो एरोफिलिक है जिसे बहुत कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए। तो ये क्या करता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लैक्टोबैसिलाई मीन्स ये जो है लैक्टिक एसिड सिक्रीट करता है, जिससे कि क्या होता है वजाइना का पीएच एसिडिक रहता है और वहाँ पर पैथोजेंस की ग्रोथ नहीं होती। तो एसिडिक मीडियम कौन मेंटेन करता है? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ HIV वायरस वाज मेड बाय। ऑप्शंस आर रॉबर्ट गैलो, हाइशी, C. Ross, D. Rowe. The correct answer is Robert Charles Gallo. He was an American biomedical researcher जिन्हें श्रेय जाता है HIV वायरस की डिस्कवरी के लिए। एंड HIV वायरस इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ, पता है आपको, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉमनली नोन एज एड्स। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Who introduced sterilization or sterilization technique? Options are Pasteur, Koch, Ehrlich or Gradisky. The correct answer you know? The correct answer is Louis Pasteur. इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। ये एक फ्रेंच केमिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज की इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आपने पाश्चराइजेशन का नाम सुना होगा, पाश्चर पिपेट का नाम सुना होगा, पाश्चर इफेक्ट का नाम सुना होगा एंड डिसमिसल ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इन्होंने प्रूव किया कि पैथोजेनिक डिसीजेस के लिए पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी? ऑप्शंस आर लुई पास्टर, फ्रैंकेल, C is Rox and Yersin and D is Lister. So the answer is Joseph Lister, who is also known as father of antiseptic surgery. ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि अगर हॉस्पिटल एरिया में या OT रूम के अंदर आप कार्बोलिक एसिड का यूज़ करते हैं तो आप मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों को रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब उन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी को इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले क्या होता था, कई बार ड्यूरिंग द सर्जरी इन्फेक्शन की वजह से ही पेशेंट की डेथ हो जाया करती थी। तो ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि कुछ हम केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन ये हमारे एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया और पैथोजेंस प्रेजेंट हैं उन्हें किल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th वन। कूम्स टेस्ट इज कैरीड आउट टू। कूम्स टेस्ट किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए टू असेस फॉर फीटल क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़, यानी फीटस में क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ का पता लगाना, टू डिटेक्ट न्यूरल कैनाल डिफेक्ट्स, टू डिटेक्ट द लेवल्स ऑफ HCG. D option is to detect antibodies against red cell of Rh negative babies of Rh positive mother. So the answer is yes, it is D, to detect antibodies against red cell of Rh negative babies of Rh positive mothers. तो ये एक डायरेक्ट कूम टेस्ट होता है, ज़्यादातर ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया या ऑटो इम्यून डिसीजेज़ में एंटीबॉडीज़ के लेवल को डिटेक्ट करता है। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है अगर ऐसी मदर्स जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है लेकिन उनका जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, तो मदर में क्या RH नेगेटिव बेबीज़ के लिए एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, या यहाँ पर पेशेंट का सीरम सैंपल लेकर के यहाँ पर हम इसको चेक कर सकते हैं। It detects antibodies against RBCs that are present unbound in the patient's serum. पेशेंट के सीरम में क्या RBCs के लिए एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज evolutionary relationship between groups of organism are determined using which of the following type of information. यानी अगर आप देखिए ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। अगर हम स्पेसिफिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि कैसे उनको क्लासिफाई किया गया या क्या बेस लिया गया क्लासिफिकेशन के लिए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शंस आर कंपैरिजन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, या हम इसको सीधे सीधे कह सकते हैं कि DNA का कंपैरिजन करना, या फिर बायोकेमिकल पाथवेज का कंपैरिजन करना। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया की स्पेसिफिकली बात करें तो बैक्टीरिया एरोबिक होते हैं, एनारोबिक होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, माइक्रो एरोफिलिक होते हैं। तो ये एनर्जी जनरेशन के लिए अलग अलग पाथवेज का उपयोग करते हैं, तो इन्हें हम कंपेयर करते हैं, या फिर हम सेलुलर स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं। एंड द डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबाउ। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबाउ। जब हमें क्लासिफिकेशन या नॉमेनक्लेचर करना है किसी भी ऑर्गेनिज्म या न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म का, तो हम ये सारे फीचर्स का उपयोग करते हैं, या फिर हमें इवोल्यूशनरी स्टडी भी करना है कि ये कैसे इवॉल्व हुए, तब भी हम ये सारे फीचर्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Ketone bodies are found in urine of patients with uncontrolled diabetes due to, ऐसे पेशेंट्स जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है उनकी यूरिन में कीटोन बॉडीज़ क्यों पाई जाती है? ऑप्शंस आर इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, decomposition of excess sugar in blood, increased metabolism of protein, and D is impaired kidney function. तो जब कीटोन बॉडीज़ यूरिन में पाई जाती है इसका मतलब ये है, इसे कहा जाता है कीटोन यूरिया। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म कहीं पर गड़बड़ हो रहा है। हमारी बॉडी सबसे पहले, हमारी सेल्स जो है, हम जो भी फूड कंज्यूम करते हैं हमारी सेल्स सबसे पहले ग्लूकोज में उसे कन्वर्ट करके ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करती है। सो द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का जो मुख्य स्रोत है सेल्स के लिए वो ग्लूकोज है। लेकिन डायबिटीज़ की कंडीशन में, स्पेसिफिकली डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन में क्या होता है कि सेल्स ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं करती है और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स हाई होते हैं, लेकिन सेल इज़ इन हंगर स्टेट, सेल हमेशा भूखी है, तो वो क्या यूज़ करेगी? अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, विकल्प क्या है? फैट है। तो जब फैट का यूटिलाइजेशन होता है और फैट डिकम्पोज होता है टू रिलीज एनर्जी, तो बचता क्या है? कीटोन बॉडीज़। इन कीटोन बॉडीज़ को हमारी किडनीज क्या करती हैं? यूरिन के साथ रिलीज कर देती हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज़ इज़ द नॉर्मल रिस्पॉन्स इन शॉर्टेज ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए ही ना। अब ग्लूकोज नहीं मिलता है तो क्या यूटिलाइज करेगी? फैट। और फैट का जब ब्रेकडाउन होगा तो जो बाय प्रोडक्ट बचेगा वो क्या बचेगा? कीटोन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इम्यूनोलॉजी. It's very important part in microbiology. Question is, passive immunity against tetanus is obtained by the administration of. देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं. पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव इम्यूनिटी एंड पेसिव इम्यूनिटी क्या होता है. फिर एक्टिव और पेसिव के भी फर्दर बाइफर्केशंस हैं, जैसे कि एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल, एक्वायर्ड, पेसिव इम्यूनिटी नेचुरल और एक्वायर्ड. तो यहाँ पर हम इतना समझ लें कि पेसिव इम्यूनिटी का मतलब है कि जब एंटीबॉडीज़ आपकी खुद की बॉडी में यानी होस्ट की बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं, कहीं बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज़ डाली जा रही हैं होस्ट में, तो उसे हम पेसिव इम्यूनिटी कहते हैं. और एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जब पैथोजन होस्ट में आता है और उसका इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडीज़ बनाता है या इम्यून सिस्टम के सेल्स को प्रोड्यूस करता है, तब उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है. तो यहाँ पर टिटेनस के लिए आप कौन सा वैक्सीन लेते हैं? डीपीटी, डीटी, टीटी और टिटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स. तो जैसे मैंने आपको बताया कि ए, बी और सी ये वैक्सीन्स हैं. तो वैक्सीन्स क्या करेंगे? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट करेंगे होस्ट में. यहाँ पर पेसिव इम्यूनिटी की बात हो रही है तो टिटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स दिए जाते हैं. तो टिटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या हैं? इंजेक्टेबल ड्रग्स हैं जो टिटेनस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं अगर कोई होस्ट या पेशेंट टिटेनस यानी कि क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से एक्सपोज हो गया है. तो देखिए एक ही क्वेश्चन में हमारे कितने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं और क्लियर भी हो जाते हैं. ठीक है. सो बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी ज़्यादातर सॉइल में प्रेजेंट होता है. यदि कोई वुंड है या कोई पंक्चर है तो यहाँ पर टिटेनस कॉन्ट्रैक्ट होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम वैक्सीनेट नहीं कर सकते हैं तो उसे फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बूस्टर दिए जाते हैं ताकि टिटेनस ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. निम्नलिखित ऑप्शंस में से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या सही नहीं है? ए इज न्यूक्लियस इज नॉट बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, chromosomes does not contain histones, ATS ribosomes are distributed in cytoplasm,
cell wall contains peptidoglycan as one of the major component. देखिए A, B and D is the characteristics of prokaryotic cell. ये prokaryotic cell की characteristic है. Option C is the correct answer. 80S ribosomes are distributed in cytoplasm. ये prokaryotic cell के लिए गलत बात है. prokaryotic cell में कौन से राइबोसोम्स पाए जाते हैं पता है आपको? They are 70S ribosomes. 19th question is, which of the following is considered the most unifying concept in biology? बायोलॉजी का सबसे यूनिफाइंग कंसेप्ट इनमें से क्या लगता है आपको? A is taxonomy, B is anatomy, C is genetics and D is evolution. तो the correct answer will be D, evolution. So evolution is the change in inherited characteristics of biological population. हर जनरेशन के साथ evolution होता है और जो inherited आनुवांशिक रूप से जो कैरेक्टर्स चले आ रहे हैं उनमें बदलाव होता है. जितना भी वेरिएशन, जितनी भी विभिन्नताएं हमारी प्रकृति में पाई जाती हैं, प्रकृति यानी कि बायोलॉजी हम कह सकते हैं, है ना. तो जितनी भी विभिन्नताएं हैं वो किस वजह से है? बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन. हम इवॉल्व हो रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटर हो रहे हैं. प्रकृति हमेशा अच्छे जीन्स का चुनाव करती है ना. तो अर्थ पर लगभग ये माना जाता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो 3.8 बिलियन ईयर्स अगो प्रेजेंट थे और आज जो ह्यूमन ट्रेट्स देखे जा रहे हैं वो बिकॉज ऑफ किस लिए हैं? इवोल्यूशनरी बेसिस की वजह से. इसलिए बायोलॉजी का जो मेन कंसिडरेशन है वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज हैं जिसके बेसिस पर किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन assessing for signs of blood transfusion reaction, the nurse has to assess for which of the following? आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को अगर असेस कर रहे हैं तो आपको क्या असेस करना है, क्या ऑब्जर्व करना है? A is warm skin, B is diaphoresis, C is polyuria and D is hypertension. देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आंसर इज diaphoresis. क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है इसका अगर रिएक्शन की बात करें हम तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स होता है अगर रॉन्ग टाइप का ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया गया है. यहाँ पर बहुत सारी आपको पता ही है चीज़ें मैच करनी होती है हमें ब्लड ग्रुप के साथ साथ, ठीक है. लेकिन ये जो है इसे हम एलर्जिक रिस्पॉन्स या हम इसे हाइपर सेंसिटिविटी भी कह सकते हैं. इट कम्स अंडर हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 ऑल्सो. तो रिएक्शन तुरंत भी हो सकती है, सडन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है और या फिर कुछ समय बाद माइल्ड टू सीवियर भी हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st, अ कंडीशन फ्री फ्रॉम जर्म इन्फेक्शन एंड एनी फॉर्म ऑफ लाइफ इज. ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे जहाँ पर जर्म्स नहीं हैं या लाइफ का कोई भी फॉर्म, लाइफ का कोई भी फॉर्म से कहने का मतलब है बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, स्पोर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं? एंटीसेप्सिस, इन्फेक्शंस, डिसइंफेक्शन और एसेप्सिस. द आंसर इज ए सेप्सिस. एसेप्सिस को कहा जाता है इट इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स. सभी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स से फ्री. ये सरफेस हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसके लिए हम एंटीसेप्टिक्स का यूज़ करते हैं, एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर क्या कर सकें हम? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेपेटाइटिस बी कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग. हेपेटाइटिस बी को कैसे प्रिवेंट किया जाता है? कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? HBV वैक्सीन, BCG वैक्सीन, DTP वैक्सीन या DPT वैक्सीन और HIV हिप वैक्सीन.
द आंसर इज़ ए, HBsAg, या जिसे HBV वैक्सीन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, कंजेनाइटल एनोमेलीज आर कॉज्ड बाय। कंजेनाइटल यानी कि राइट फ्रॉम द बर्थ, जो जन्म से है, एनोमेलीज गड़बड़ियाँ। जन्म के साथ आपने देखा होगा कुछ बच्चे जन्म से ही कुछ विषमताएं लेके पैदा होते हैं, जैसे कि हार्ट डिसीजेज हैं, सुना होगा ना आपने। तो ऑप्शंस क्लाइमेट चेंज, हार्ड वाटर, ओवर क्राउडिंग और टेराटोजेंस। आंसर इज टेराटोजेंस। टेराटोजेंस क्या होते हैं? ऐसे एजेंट्स या एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले ऐसे एजेंट्स जो ग्रोइंग फीटस में कुछ जेनेटिक चेंजेस करने में सक्षम हैं और जिनकी वजह से फीटस में फिज़िकल डिफेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्रेग्नेंट मदर रेडिएशन के कॉन्टैक्ट्स में आ जाती हैं या किसी कार्सिनोजेंस के कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं, तो हो सकता है कि फीटस, जो डेवलपिंग फीटस है, उसके जेनेटिक मेकअप में कुछ चेंजेस आ जाएं जो कि फिज़िकल डिफेक्ट्स के रूप में दिखें। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, Who was the inventor of the Petri dish? Petri dish हालांकि सुनने में बहुत छोटी सी चीज़ लगती है कि हाँ, ग्लास की डिश होती है, एक लिड होता है और एक बेस प्लेट होती है, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी जिसकी वजह से ही हम पैथोजेंस को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्चर कर पाए और उनको स्टडी कर पाए। तो कौन थे वे जिन्होंने इसे इन्वेंट किया था? नाम से ही पता चल रहा है। ऑप्शन ए, R.J. पैट्री, एन असिस्टेंट ऑफ रॉबर्ट कोक। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन इज़ नॉट स्टडीड इन माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में हम निम्नलिखित में से किसे स्टडी नहीं करते हैं? ऑप्शन ए, बैक्टीरिया, ऑप्शन बी, एनिमल बिहेवियर, ऑप्शन सी, फंजाई, ऑप्शन डी, एल्गी। सो जैसे मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन में कहा था कि माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो बैक्टीरिया, फंजाई एंड डी, एल्गी आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर हम एनिमल बिहेवियर की स्टडी नहीं करते हैं। एनिमल बिहेवियर की स्टडी आपकी आती है जूलॉजी के अंतर्गत। सो दोस्तों, आज हमने 25 क्वेश्चंस और उनके ऑप्शंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि कन्फ्यूजन है और इसका फर्दर डिस्कशन होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टॉपिक को मेंशन करिए। हम नेक्स्ट सेशन में उसे ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे। हमारे नेक्स्ट सेशन में हमने 25 MCQs और निकाले हैं जिनके आने के चांसेस हैं। सो होपफुली हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विथ योर क्वेरीज। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।